देखिए आज जिस क्रॉप का हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, वो है वीट। ठीक है, वीट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वीट से क्वेश्चन ना आए। तो इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे और जो सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि वीट का बॉटेनिकल नेम क्या है। तो वीट का बॉटेनिकल नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिबम। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिबम। ठीक है, ऐसे ही याद कर लीजिए इसको। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जो कॉमन ब्रेड वीट है, क्या है? कॉमन ब्रेड वीट। ठीक है, कॉमन ब्रेड वीट, ठीक है, जिसे सामान्य ब्रेड गेहूँ कहा जाता है, जिसका बॉटेनिकल नेम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिबम। ठीक है, जिसे इसी का ही क्या एक नाम है? मैक्सिकन डॉर्फ वीट। क्या है? मैक्सिकन डॉर्फ वीट। मैक्सिकन डॉर्फ वीट ट्रिटिकम एस्टिबम को ही कहा जाता है, या इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन ब्रेड वीट। ठीक है, यानी सामान्य ब्रेड वीट। क्यों सामान्य कॉमन ब्रेड वीट कहते हैं? क्योंकि यह जो वीट होता है पूरे इंडिया में लगभग हर जगह बोया जाता है, इसी वजह से हम लोग इसे क्या कहा जाता है? कॉमन ब्रेड वीट। ठीक है, तो इसमें जो क्रोमोजोम की संख्या होती है वो होती है 42। ठीक है, कितना होता है? 42। याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन है जो पूछा जाता है अक्सर कि मैक्रोनी या सूजी गेहूँ ये किससे प्राप्त किया जाता है? ट्रिटिकम ड्यूरम से। ट्रिटिकम ड्यूरम, ठीक है, बॉटनिकल नेम है, जिसे हम लोग मार्कोनी भी कभी कभी जब आप अरुण कात्यायन की बुक में देखोगे वहाँ क्या लिखा है? मार्कोनी वीट। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं इसे मैक्रोनी भी पढ़ते हैं, तो यही याद कर लीजिए। ठीक है, तो इस क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो इसमें क्रोमोजोम की संख्या होती है 28, यानी 2n बराबर कितना होता है? 28। ठीक है, एक क्वेश्चन याद कर, एक क्वेश्चन देखिए, हमेशा पूछा जाता है सूजी किस गेहूं से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी मैक्रोनी वीट दे देता है या मार्कोनी वीट दे देगा। ठीक है, या तो सीधे कभी कभी क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम दे देगा। तो देखिए कैसे इसको याद करोगे कि सूजी किससे प्राप्त किया जाता है। देखिए मार्कोनी में छुपा हुआ है MAR, यानी क्या छुपा हुआ है? मार, यानी क्या है? कोई एक ऐसा आदमी है जो किसी को मारा, और जब किसी को मारोगे तो क्या हो जाएगा? उस सूज जाएगा, जैसे जहाँ मार खाएगा वो क्या हो जाएगा? सूज जाएगा। तो सूजी किससे प्राप्त किया जाता है? मार्कोनी वीट से या ट्रिटिकम ड्यूरम से, ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेंटर ऑफ वर्जिन, ठीक है, यानी उत्पत्ति कहाँ हुई है गेहूँ की? तो इसकी उत्पत्ति जो है दक्षिण पश्चिम एशिया, यानी साउथ वेस्ट एशिया। ठीक है, वहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि गेहूँ की फैमिली पूछ रहा है कि गेहूँ किस फैमिली से है। देखिए हर किसी का एक परिवार है, ठीक है, तो जितने भी हमारी फसलें हैं वो किसी न किसी परिवार की सदस्य हैं, तो उसी प्रकार गेहूँ भी किसी न किसी परिवार का सदस्य है। तो गेहूँ जिस परिवार का सदस्य है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोएसी या ग्रैमिनी। देखिए कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोएसी क्या है या ग्रैमिनी क्या है। ठीक है, तो देखिए दोनों एक ही हैं, बस ये क्या है? पोएसी ये नया नाम है। क्या है? नया नाम। ठीक है, और ग्रैमिनी जो है इसका पुराना नाम है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। गेहूं के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है? तो इसके इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइक या ईयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस क्या है? जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो इसको ऐसे रट लीजिएगा। अब अगला देखिए, बताने के लिए तो चारों ऑप्शन है, लेकिन यहाँ जब चारों ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप
एक ही पे अपना ध्यान लगाइए, ठीक है। कभी जब डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे तो पूरा सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है, तो सनफ्लावर में पाया जाता है। अम्बेल जो है ये धनिया में पाया जाता है, ठीक है। और पेनिकल जो है धान में पाया ही जाता है। तो ऐसे ऐसे है, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं का फल वैज्ञानिक रूप से क्या कहलाता है, यानी कह रहा है गेहूं का फ्रूट मतलब किस प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। तो जब हम लोग फ्रूट का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण होते हैं, जिसमें जो है ग्रैमिनी फैमिली के जितने भी सदस्य हैं, ग्रैमिनी फैमिली के जितने भी सदस्य हैं, जैसे ग्रैमिनी फैमिली के कौन कौन सदस्य हैं, गेहूं हो गया, ठीक है, राइस हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, ठीक है, जौ हो गया, मक्का हो गया, जई हो गया। ये सभी क्या है, ग्रैमिनी फैमिली के सदस्य हैं। और इन सभी में जो फ्रूट टाइप होता है वो कैरियोप्सिस होता है, रटना नहीं है, बस ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। कह रहा है गेहूं के दाने में पाए जाने वाली मुख्य प्रोटीन का नाम बताइए। देखिए गेहूं के दाने में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे हम लोग ग्लूटीन कहते हैं, ठीक है। ओराइजिन हमें पता है कि राइस में पाया जाता है, धान में पाया जाता है। जीन जो है मक्का में पाया जाता है। केसिन जो है वो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। बस खत्म कहानी। अब अगला क्या कह रहा है कि डॉर्फनेस गेहूं का जो बौनापन है के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है, यानी जो गेहूं में कौन सा ऐसा जीन पाया जाता है जो कि उसकी डॉर्फनेस के लिए जिम्मेदार है। तो उसे क्या है, नॉरिन 10, ठीक है। नॉरिन 10 जो जीन है वो गेहूं का डॉर्फिन जीन है, ठीक है। DGO जीन जो है राइस में पाया जाता है। ओपाक्यू ये मक्का में पाया जाता है। BT जीन एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बैसिलस थुरेंजेंसिस, उसमें पाया जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है भारत में हरित क्रांति का जनक यानी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो क्या है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को ही क्या है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। यानी वर्ल्ड लेवल पे कौन है, एनी बोरलॉग हैं। और इंडियन लेवल पे कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। डॉक्टर BP पाल को हम लोग क्या है, रोज ब्रीडर के नाम से क्या जानते हैं, क्या है, सारा काम इन्होंने रोज के ऊपर किया है, ठीक है। वर्गीस कुरियन को तो वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि गेहूं की सामान्य बुआई, ठीक है, गेहूं की सामान्य बुआई अगर नॉर्मल एक आपको सोइंग करनी है तो सीड रेट कितना रखेंगे, तो हमें पता है 100 हेक्टेयर रखेंगे, ठीक है। 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बोएंगे। अगर यानी 1 हेक्टेयर अगर आपको गेहूं बोना है तो आपको 100 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होगी नॉर्मल सोइंग के लिए, ठीक है। और अगर आप लेट सोइंग करने, अब देखिए अगला, ठीक, एक मिनट सॉरी, हाँ। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर गेहूं की हम लोग लेट सोइंग कर रहे हैं तो बीज दर कितना होगा, यानी सीड रेट क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज़ याद रखिए, ठीक है। अगर मुझे इस क्वेश्चन को देखता मैं तो इसके ऑप्शन से ही मैं इसको कर देता। कैसे करता देखते हैं। देखिए जब भी हम लोग लेट सोइंग करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग लेट सोइंग करते हैं यानी देर से बुआई करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या है, बीज दर यानी सीड रेट ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, यानी बीज की मात्रा हम लोग ज़्यादा लेंगे। तो जो ऑप्शन दिया गया है, एक नॉर्मल बुआई के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेना है, ठीक है। तो क्या है कि अगर हम लोग लेट सोइंग करेंगे तो 100 से ज़्यादा ही रखेंगे, ठीक है, सीड रेट। तो इसमें 100 से ज़्यादा कितना है, 125 से 150, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं। गेहूं की समय
पर बुआई के लिए रो टू रो की डिस्टेंस कितनी होती है, दूरी कितनी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये 2 रो हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम लोग गेहूँ लगाए हुए हैं, तो कह रहा है इस रो से इस रो की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये होती है 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक चीज़ यहाँ पे ठीक है, एक क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए बात ये होती है जब भी गेहूं की बुआई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन में ऐसे बोते हुए चले जाते हैं, फिर एक दूसरी लाइन में ऐसे बोते हुए चले जाते हैं, यानी एक ही लाइन के बीच में हम लोग 2 पौधों के बीच की दूरी को नहीं देखते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे क्या है, केवल 22.5 दिया गया है। कहीं कहीं जब आप लोग स्पेसिंग देखते हो तो ऐसे लिखा होता है 30 × 45। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 2 पौधों के बीच की भी दूरी देखी जाती है और 2 लाइन के बीच की, इस वजह से इस तरह लिखा जाता है, समझ में। लेकिन गेहूं में हम लोग क्या है कि 2 पौधों के बीच की दूरी नहीं देखते हैं, बल्कि 2 लाइन के बीच की दूरी देखते हैं। इस वजह से इसमें रो टू रो जो डिस्टेंस होती है वो केवल 22.5 होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देर से बुआई की स्थिति में गेहूं के कतार के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है। ठीक है, तो कितनी रखी जाती है, 15 से 18 सेंटीमीटर इसमें सही हो जाएगा। कितना सही हो जाएगा, 15 से 18 सेंटीमीटर, ये इतनी डिस्टेंस रखेंगे अगर हम लोग क्या करेंगे, लेट सोइंग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गेहूं के बीज को कितनी गहराई पर बोना चाहिए। यानी मान लीजिए ये आपका खेत है, ठीक है, खेत है पूरी तरह, अब क्या है यहाँ गेहूं की जो बुआई कर रहे हो तो कितनी गहराई तक, यानी इसकी डेप्थ कितनी रखोगे। ठीक है, तो इसकी डेप्थ रखने के लिए क्या सही हो जाएगा, 4 से 5 सेंटीमीटर। एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खास करके जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर एग्रोनॉमी से दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेप्थ बहुत मतलब पूछता है। ठीक है, तो 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर ही गेहूं को रखना है। ठीक है, जैसे आपका जो खेत है, जब उसमें आप गेहूं की बुआई करने जा रहे हो तो जब बीज डाल रहे हो आप खेत में, तो वह 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई तक ही जाना चाहिए, उससे ज़्यादा जाएगा तो दिक्कत आएगी जर्मिनेशन में। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं में बीजोपचार सीड ट्रीटमेंट हेतु FIR, ठीक है, क्या है FIR क्रम में फंजीसाइड की अनुशासित मात्रा प्रति किलोग्राम बीज कितनी होती है। यानी जो फंजीसाइड डाल रहे हो, जो कवकनाशी का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, वो 1 किलोग्राम बीज में कितना फंजीसाइड डालोगे, 1 किलोग्राम बीज में कितना फंजीसाइड डालोगे। तो देखिए 2 से 3 ग्राम थेरम या बबिस्टीन। ये थेरम या बबिस्टीन क्या है, एक फंजीसाइड है, यानी फंजीसाइड उसे कहते हैं जो कि फंगस को किल कर देता है, जो फंगस को मार देता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार की दवा है। और कौन सी दवा है, जो कवक को मारती होगी, यानी फंगस को मारती होगी, बबिस्टीन और थेरम। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 किलोग्राम, ठीक है, गेहूँ है, तो आप इसमें कितना डालोगे, बबिस्टीन या थीरम, तो 2 से 3 ग्राम। ठीक है, 2 से 3 ग्राम ही डालोगे। ठीक है, किलोग्राम ना कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि FIR तकनीक में बीजोपचार का सही क्रम क्या है। बीजोपचार मतलब सीड ट्रीटमेंट से संबंधित है। ठीक है, सीड के ट्रीटमेंट से संबंधित है। यानी जब आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिए कोई सेना लड़ने जा रही है तो क्या होते हैं, एकदम अपने आप को बढ़िया से एकदम तैयार करती है। ठीक है, तो उसी तरह जब बीज को हम लोग बोने जाते हैं तो उससे कि उसके ऊपर कोई बीमारी अटैक ना कर दे या कोई कीड़े मकोड़े अटैक ना कर दे, तो उसको क्या है, उसके लिए तैयार करते हैं यानी बीजोपचार करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम कल्चर। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है गेहूं में एजेटोबैक्टर टीका लगाने से किस पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए एजेटोबैक्टर अगर देने से क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा जो है बढ़ जाती है, ठीक है, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी नाइट्रोजन की, एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। जैसे उसी तरह स्यूडोमोनास होता है, एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से क्या है, फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अगर आप डिबलर विधि द्वारा गेहूं की बुआई कर रहे हो, ठीक है, डिबलर विधि द्वारा यानी डिबलर से गेहूं बुआई कर रहे हो, ठीक है, तो बीज दर कितना लगेगा, यानी अगर डिबलिंग विधि द्वारा आप बुआई, देखिए एक मेथड होता है गेहूं की, जब भी मतलब किसी भी बीज की सोइंग की जो मेथड है, क्या है, सोइंग की मेथड, उसमें एक मेथड है डिबलिंग, क्या है, डिबलिंग, ठीक है, डिबलिंग एक मेथड है बुआई की, ठीक है, सोइंग की एक मेथड है, क्या है, डिबलिंग, ठीक है। तो डिबलिंग बुआई जिस यंत्र के द्वारा किया जाता है, जिस यंत्र के द्वारा किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिबलर, उसे क्या कहते हैं, डिबलर, समझिए। तो डिबलर के द्वारा, डिबलर क्या है, एक प्रकार का यंत्र है, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग गेहूं की बुआई करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि बीज दर कितना होना चाहिए, तो देखिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी अगर 1 हेक्टेयर आपको गेहूं बोना है, किस विधि के द्वारा, डिबलिंग विधि के द्वारा, और किस यंत्र के द्वारा, डिबलर के द्वारा, तो आप कितना बीज लेंगे गेहूं का, तो लेंगे 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। तो कहोगे अरे ये तो कम है, वैसे तो हम लोग कितना पढ़ते हैं, वैसे तो हम लोग कहते हैं लगभग 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर लगता है। देखिए डिबलिंग विधि में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका खेत है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि इस तरह से ऐसे ऐसे कुछ मतलब गेहूं को बोते हुए चले जाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, बीज की मात्रा कम लगती है। और नॉर्मल अगर हम लोग कहीं बीज की बुआई करते हैं तो ऐसे पूरा एकदम ऐसे गेहूं को गिराते हुए लाइन में से चले जाते हैं, तो इसमें क्या है, बीज की मात्रा ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो डिबलिंग विधि द्वारा जब डिबलर से हम लोग गेहूं की बुआई करते हैं तो उसमें बीज की मात्रा कम लगती है, तो इसमें सही क्या होगा, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के 1000 दानों के वजन को क्या कहते हैं और सामान्य गेहूं का यह वजन कितना कहलाता है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, अगर हम लोग मान लीजिए कि 1000 बीज को, 1000 बीज को गिन लिए, ठीक है, किसी भी फसल का, किसी भी फसल का नहीं, ठीक है, खास करके जिनके दाने छोटे छोटे होते हैं उनके दानों को, 1000 दानों को हम लोग गिन लेंगे। पहले क्या करेंगे, गिन लेंगे, फिर इसी 1000 दानों का हम लोग क्या कर लेंगे, ओजन कर लेंगे, यानी वेट कर लेंगे, ठीक है। फिर जितना आ जाएगा उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, टेस्ट वेट, समझ गए, टेस्ट वेट। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा टेस्ट वेट, इसे बोलेंगे, और लगभग ये 40 ग्राम होगा, ठीक है, समझ में आया। अब इसी से संबंधित एक चीज़ होती है सीड इंडेक्स, सीड इंडेक्स। ये सीड इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं, जो मोटे दाने वाले फसलें होती हैं उनके 100 बीज को हम लोग गिन लेते हैं। पहले 100 बीज को जब गिनेंगे उसी बाद इसी 100 बीज को हम लोग वेट कर लेंगे, वजन कर लेंगे, जो निकल के आ जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीड इंडेक्स, समझ गए। तो टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स में क्या अंतर है पता चल गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गेहूं की फसल में पहली और सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई किस अवस्था पर की जाती है, यानी पहली इरिगेशन गेहूं का पहला यानी फर्स्ट इरिगेशन किस अवस्था में किया जाता है। तो एक अवस्था होती है गेहूं की CRI, ठीक है,
CRI अवस्था में, जिसे हम लोग क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, शिखर जड़, ठीक है, अवस्था। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, शिखर जड़ बनने की अवस्था या CRI अवस्था। ये आती है 21 दिन के बाद, यानी मान लीजिए आज आप 1 तारीख को गेहूँ बो दिए, ठीक है, तो 21 दिन के बाद ये अवस्था आ जाएगी, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, CRI अवस्था। और इस अवस्था में गेहूँ की सिंचाई कर ही देना चाहिए, नहीं करोगे तो गेहूँ आपका बेकार हो जाएगा। समझ में आया? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गेहूं में जो CRI अवस्था है बुआई के कितने दिन बाद आती है। यानी मान लीजिए कि मैंने यही कहा ना कि बुआई के कितने दिन बाद आती है, 21 दिन। तो यहाँ पे क्या है, कोई ऑप्शन 21 नहीं दिया गया, यानी 20 से 25 वाला सही हो जाएगा, 20 से 25 सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है कि यदि किसी किसान के पास गेहूं की फसल में केवल एक सिंचाई उपलब्ध हो, यानी एक ऐसा किसान है जो कि अपनी केवल एक ही बार सिंचाई कर सकता है, तो किस अवस्था में करे, तो वो किस अवस्था में करेगा, CRI अवस्था में ही करा देना, ठीक है। CRI अवस्था में ही वो सिंचाई कर दे। यदि उसके पास सिर्फ एक बार सिंचाई करने का साधन है, यानी सिर्फ वो एक बार सिंचाई कर सकता है, तो किस अवस्था में करेगा, CRI अवस्था में, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है यदि किसी किसान के पास 2 सिंचाई करने की व्यवस्था उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, यानी वो 2 बार कर सकता है, तो किन किन अवस्थाओं में करे, ठीक है, किन किन अवस्थाओं में करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक CRI अवस्था है, दूसरा फ्लावरिंग स्टेज है, ठीक है। तो फ्लावरिंग स्टेज यानी 2 स्टेज में एक सिंचाई करेगा, एक CRI अवस्था में, एक फ्लावरिंग स्टेज में, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन, एक चीज़ अब यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा चीज़ें देखिए। देखिए गेहूं में जो सिंचाई यानी इरिगेशन की जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, कितनी हैं, मतलब लगभग 6 अवस्थाएं हैं। पहली को हम लोग क्या कहते हैं, CRI स्टेज, ठीक है। ये कितने दिन बाद आती है, मान लेते हैं 20 से 25 दिन, ठीक है, कहीं कहीं 21 दिन लिखा होता है। यानी अगर आप 1 तारीख को गेहूँ बोए, ठीक है, तो 20 से 25 दिन के बाद CRI अवस्था आ जाएगी, तो ये सिंचाई की पहली अवस्था है। अब एक है दूसरी अवस्था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टिलरिंग स्टेज। क्या कहते हैं, टिलरिंग स्टेज, ठीक है। टिलरिंग स्टेज क्या होता है कि टिलरिंग स्टेज में ये होता है कि इसमें कल्ले निकलते हैं, देख रहे होगे, जैसे मान लीजिए कि ये वीट है, ठीक है, हम लोग बो देते हैं, फिर यहाँ से क्या है, बहुत ज़्यादा इसके तने निकल जाते हैं, यही क्या है, टिलरिंग स्टेज है, ठीक है। ये इसकी, जैसे ये 20 दिन में है तो ये आती है 40 दिन में, समझ में। तीसरी जो स्टेज होती है उसे हम लोग कहते हैं लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज। ये आती है लगभग 60 दिन के बाद, ठीक है। कितने दिन के बाद, 60। ज्वाइंटिंग का मतलब होता है जब हम लोग वीट के तने को देखते हैं तो यहाँ क्या है, ज्वाइंट, गांठें बन जाती हैं, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंटिंग, यानी लेट ज्वाइंटिंग स्टेज। 3 स्टेज हो गया, ठीक है। अब चौथा जो स्टेज इसका होता है उसे हम लोग कहते हैं फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है। क्या है, फ्लावरिंग स्टेज। ये लगभग 80 दिन में आ जाता है, ठीक, 80 दिन में आ जाता है। पांचवा जो स्टेज हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं मिल्किंग स्टेज, ये लगभग 100 दिन में आ जाता है, ठीक है। और जो लास्ट छठवां स्टेज है वो उसे हम लोग कहते हैं डग स्टेज, DOUG, ठीक है। यानी जब दाना पक जाता है तो ये लगभग आता है 120 दिन के बाद, ठीक है।
इन सारी स्टेज को याद कर लीजिएगा, ठीक है। बस केवल 20-20 दिन बढ़ाते जाइएगा। सबसे पहले देखिए CRI आपको कितने दिन में होता है, 20 से 25 दिन। तो दूसरी जो स्टेज आएगी वो आएगी टिलरिंग, ठीक है। जैसे गेहूं का सबसे पहले क्या होगा, जमाव हो जाएगा। जमाव होने के बाद फिर क्या होगा, उसके बगल से छोटे छोटे क्या है, तने निकलेंगे। तो जो तने निकल रहे हैं वही से को हम लोग क्या कहते हैं, कल्ले फूटने की अवस्था, यानी टिलरिंग की अवस्था। फिर जब वो कल्ले निकल जाएंगे, टिलर निकल जाएंगे, तो वहाँ क्या है, गांठें बनना शुरू हो जाएगी उसके तने में। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंटिंग स्टेज, ठीक है। फिर जब गांठें बन जाएंगी फिर वो और बड़ा हो जाएगा तो उसमें फूल लग जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग स्टेज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो जब फ्लावर बन जाएंगे तो फ्लावर में ही क्या है, बीज बनना शुरू होंगे। तो बीज को जब हम लोग देखते हैं, बीज को गेहूं के बीच में, तो उसमें क्या है, थोड़ा मिल्क जैसा कुछ दिखाई देता है शुरुआती में, तो उसे इस वजह से मिल्किंग स्टेज कहा जाता है। फिर क्या है, वही पक जाता है तो उसे हम लोग डग स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो ये 6 अवस्था जो गेहूं की सिंचाई की है, इसको याद कर लीजिए। और इसका कितने दिन बाद कौन सी अवस्था आती है, मुझे लगता है कि इस चीज़ से आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है, यदि किसी किसान के पास 3 सिंचाई की सुविधा हो, यानी वो 3 बार सिंचाई कर सकता है अपने गेहूं की, ठीक है, तो वह किस किस अवस्थाओं में करे। ये देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए एक तो CRI अवस्था में 100% है, उसे करना ही करना है। अगर उसके पास एक बार भी सिंचाई की सुविधा है तब वो CRI में करेगा, 2 बार की होगी तब भी CRI में तो करेगा ही, ठीक है। फिर दूसरा है क्या, दूसरी ज्वाइंटिंग स्टेज में कर देगा और तीसरी मिल्किंग स्टेज में कर देगा, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। अगला छठवां जो क्वेश्चन 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है गेहूँ की संपूर्ण फसल अवधि में पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर कुल कितनी सिंचाई की, देखिए कुल कितनी सिंचाई की वही है, हमने बता दिया कितनी, 5 से 6, यानी वैसे तो 6 सिंचाई की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, जो ऑप्शन के हिसाब से 5 से 6, ठीक है। बस क्लियर है। तो देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, तो कल हम लोग क्या करेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन से आगे जो भी 100 क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पार्ट 1, ठीक है, ये हो जाएगा पार्ट 1। अब जो दूसरी वीडियो आ जाएगी उसे हम लोग क्या नाम देंगे, पार्ट 2। उसमें हम लोग क्या है कि जो बचे हुए क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन या 27 क्वेश्चन से अगला जो इतने भी क्वेश्चन होंगे उसको कवर कर देंगे। तो यानी 2 ही पार्ट में ये दोनों वीडियो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि बहुत मज़ा आया होगा आपको ये क्वेश्चन करके, ठीक है। ऐसे ही जुड़े रहिए, हर दिन आपको इसी तरह के वीडियो मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।